चार्ज के बारे में। अभी हमने डायमेंशन के ऊपर बात नहीं किया है। होगा क्या, अभी देखिए क्या होगा कि डायमेंशन के बारे में जब हमारे से बातचीत हुई तो मैंने ये चीज देखा कि डायमेंशन पिछले 5 साल के क्वेश्चन में अगर एक बार भी डायमेंशन पूछा हो गया तो हम सारे डायमेंशन करा लेंगे। डायमेंशन के बारे में क्या है कि 11th क्लास में हमने डायमेंशन पढ़ा है। स्टार्टिंग चैप्टर डायमेंशन का ही था, पहले यूनिट एंड डायमेंशन, तो हमने सारे का डायमेंशन पढ़ा। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम डायमेंशन को फोकस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो पहला चीजें जो क्या है कि अभी जो मैंने चीज बताया वो चीज एक बार बता दूं। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो फोन को है ना काट दे, कोई ब्लैक कर ना। हाँ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या है? ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, क्वांटाइजेशन का एग्जैक्ट सेंटेंस क्या लिखूंगा, मेरे को पूछा आप एग्जैक्ट सेंटेंस क्या लिखूंगा? क्वांटाइजेशन of charge is the minimum amount of charge which is possible in charge on one electron. Charge cannot be less than this amount, and its value is 1.6 × 10⁻19 coulomb, which is charge on one electron. All other amount of charge will be integral multiple of charge on one electron. Integral multiple of charge on one electron. That's it. Clear? यही चार्ज का वैल्यू। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? Conservation of charge. Total amount of charge is conserved. Total amount of charge is conserved. It is neither created nor destroyed. Only it can transfer from one substance, or you can say one atom to another. बस one atom से दूसरे, ये conservation of charge. तो quantization of charge एक property, conservation of charge दूसरी property, दो property हो गई। Charging by induction, चार्जिंग बाय इंडक्शन चार्ज का ट्रांसफर है, अभी मैं उस चीज को करता हूं। और हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज प्रोड्यूस होने के दो तरीके, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन, रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग। आपने क्या पढ़ा? प्लास्टिक कम, प्लास्टिक कम को ड्राई एयर के साथ रब करते हैं तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, दिस इज व्हाट। और भी है, आपने एबोनाइट को वुल के साथ रब किया, वो स्ट्रॉ को डस्ट को अट्रैक्ट करेगा। और भी अलग अलग है, 4-5 एग्जांपल, बट हमें उस चीज में डिटेल नहीं जाना, हमें उतना ही करना है कि जितनी पेपर में हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक है रबिंग करके चार्ज प्रोड्यूस करना, दूसरा इंडक्शन करके। इंडक्शन के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें इंडक्शन को फोकस नहीं किया है, इसलिए मैं अभी एलसीआईटी के ऊपर आऊंगा तो मैं उस चीज को दोबारा फॉलो करूंगा। नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ठीक है, कूलम्ब्स लॉ बताइए। Distance between two charges, which is the charge that has proportional force, and the distance is also proportional to the force, and the total the constant k. Total formula becomes F equal to k equal to W R square. K is a constant, its value is 90 to 10 to the 9.
4 pi now. Electrical permittivity, this value is 8.85 to the minus 20 Newton per square volume. ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, एक चार्ज पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, एक चार्ज पे बहुत सारे अलग अलग चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको नेट फोर्स आप जिस तरीके से निकालते हैं, that principle, that method is called superposition principle. Because right now we are talking about what? We are talking about electrostatic force. So, and after that we will talk about electric field. After that, in next chapter we will talk in magnetic field. These all are vector. So these all are vector. So we have to take vector addition. And vector addition, you know, if A and B are two vectors and angle between them is theta, then R equal to root under A square plus B square plus 2AB cos theta. R equal to A square plus B square 2AB cos theta. Where A and B are vector. क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पे एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो नेट जो इस दोनों का रिजल्टेंट होगा वो R होगा और R का ये फॉर्मूला निकलेगा। बट अभी मुझे क्या करना, अभी मुझे AB की जगह, AB एक फोर्स है लेकिन AB एक वेक्टर है, बट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकालना है, तो फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, एक F1 लिखूंगा, एक F2 लिखूंगा, F1 F2। तो नेट फोर्स में क्या लिखूंगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर F2। कंडीशन क्या है, F1 F2 के बीच में क्या होना चाहिए, थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल नहीं होगा तो नहीं लगे, थीटा अगर नहीं होगा तो नहीं लगे। क्लियर, सिंपल। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F1 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। एक एग्जांपल अगर मैं न्यूमेरिकल लूं तो न्यूमेरिकल में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे फोर्स हमने Q ले लिया, यहाँ पे फोर्स कैपिटल Q1 और यहाँ पे कैपिटल Q2 ले लिया, दोनों के बीच एंगल आपने कुछ यहाँ Q0 लिया। क्वेश्चन पूछा था नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0। तो क्या करेगा, मैं मान लेता हूं कि सभी के सभी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसका नाम F1, ये इसको रिपेल करेगा, इसका नाम F2। ये दोनों ट्रायंगल में आपको ये एंगल मालूम होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल है तो 60 है, मान लेते हैं इक्विलेटरल है, A 60। तो मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। तो F1 F2, F1 कितना होगा, A Q1 A अपॉन A स्क्वायर, F2 कितना होगा, K Q2 A अपॉन A स्क्वायर। दोनों बीच एंगल क्या है, थीटा। कितना है, थीटा 60। तो यहाँ पे हम 60 पुट कर देंगे, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। तो F1 की वैल्यू मुझे पता है, अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं क्योंकि लंबा होगा। तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 A 1/2 कैंसिल होकर सिर्फ F1 F2 बचेगा क्योंकि 2 है और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और थोड़ी कन्वीनियंस के लिए मैं दोनों को सेम ही कर देता हूं, तो क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन मेरा आसान होता है। ये सारा F हो जाएगा, फिर क्या आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट बोलिए,
√3 f1 स्क्वायर, तो √3f हो जाएगा। सिंपल, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन बुक में ऐसे नहीं लिखता सुपरपोजिशन, वो लिख देगा वेक्टर f1 + f2 + f3 f4 f4 लिख के छोड़ देता है। रियल मतलब ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया है, आपके पास और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? आपके पास क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, आपके पास मान लो यहाँ पे एक चार्ज हो गया Q0, इधर दे दिया Q, इधर दे दिया +2Q, इधर -2Q, ये दे दिया +Q, मान लो चार्ज ऐसा दे दिया 3Q, डिस्टेंस A दे दिया, B दे दिया। अब निकालो, मेथड वही लगेगा, लेकिन वेक्टर के बारे में रूल ये है कि अगर A B C D 4 वेक्टर, चारों का नेट निकालो, तो चारों को नेट निकालने का कोई मेथड नहीं, 2 का निकालो, फिर उसका रिजल्टेंट को तीसरे से निकालो, फिर उसका रिजल्टेंट को फोर्थ से निकालो। आपने यही फॉर्मूला तो पढ़ा है, a² + b² 2ab cos थीटा। आपने तो नहीं पढ़ा ना a² + b² + c² + d², नहीं पढ़ा, तो दो दो करके सब निकाल देंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका देख लेंगे, फिर इसका देख लेंगे, इस दोनों के रिजल्टेंट को इस दोनों के रिजल्टेंट के साथ ऐड कर देंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा Q/L, चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहली लाइन जिसमें आपको Q0/4 पाई लैम्डा dl अपॉन r0² इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे करना क्या, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी dq/dl। ये जो dq लिखा जाता है ना फॉर स्मॉल चार्ज, टोटल करने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाद में किया हुआ है, तो यहीं से हमें dq के क्या करेंगे, लैम्डा dl इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्या नाम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा dq/ds, इट इज चार्ज अपॉन लेंथ, ये चार्ज अपॉन एरिया यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब dq/dv, dq/dv। ठीक है, अब ये बुक ने क्या किया, बुक की भी बात थोड़ा मान लेते हैं। बुक की बात, बुक ने कहा कि आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स निकालना है, मान लो फोर्स निकालना है, एक मान लो कोई ऐसी चीज है कि जहां पे चार्ज फिक्स नहीं है बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक जगह चार्ज नहीं है, तो मान लो कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी लेंथ L दे दिया और एक Q है, दोनों के बीच में R है, फोर्स निकालना है। जब फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, F इक्वल टू आप क्या लेंगे, ले लोगे, कोई बात नहीं, ये Q ले लो। ये क्या लेंगे, यहाँ तो चार्ज फिक्स है ही नहीं, है फिक्स, तो यहाँ पे लैम्डा dl को इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये dq होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो dq को लैम्डा dl इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, आप जो भी लेंथ है इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। आपको q1 q2 तो चाहिए, एक q तो पक्का है, दूसरा q तो पक्का है नहीं है ना, दूसरा q पक्का, तो दूसरा q कीजिएगा, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके इंटीग्रेशन लेके, तो यहाँ पे क्या किया, तो फोर्स क्या लिखा, इधर लैम्डा dl लिख दिया अपॉन r² कर दिया और इसको इंटीग्रेशन कर दो, जो भी करना है। यही चीज बुक में लिखा हुआ है, अपॉन r² वगैरह तो हो ही गया, और r0 एक वेक्टर लगा दिया, यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो है, तो ये डायरेक्शन के लिए आ गया। फिर इसी तरीके से वॉल्यूम में हम सिग्मा, हमने क्या किया, लैम्डा dl,
अगर यहाँ पे लेंथ की जगह कोई एरिया होता तो क्या करते? लेंथ की जगह कोई एरिया होता तो क्या करते? सिग्मा डीएस। कोई वॉल्यूम वाली चीज होता तो रोडी भी कर लेते। क्लियर है? क्लियर है? गुड है? नहीं है तो अभी क्या करना, अभी आपने ये चीज करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और सराउंडिंग where effect of charge can be experienced about the charge surrounding space, जहां तक उसका इफेक्ट होता है। समझने के लिए ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि आपका स्कूल है, स्कूल का एक ऑफिस है, स्कूल की बाउंड्री के थोड़ी दूर बाद भी स्कूल का थोड़ा इफेक्ट रहता है ना। आर्मी डिफेंस एरिया है तो डिफेंस एरिया में लिखा रहता है कि ये बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर भी घूम नहीं सकते, नहीं देखते ही गोली मार दिया है, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट, ऐसा कुछ लिखा रहता है क्योंकि उसकी सराउंडिंग है, उसकी एरिया है, उसका फील्ड है। क्या है वो? फील्ड। तो चार्ज का एक फील्ड होगा, कहां तक है। हमने यहां पे मैग्नेट रख दिया तो मैग्नेट थोड़ी दूर तक आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वो मैग्नेट का फील्ड हुआ, काफी दूर तक नहीं करेगा तो वो फील्ड से बाहर हो गया। तो उसका फील्ड है, बट फील्ड में बताते हैं इंटेंसिटी। क्या बताते हैं? हाउ इंटेंसिटी, कितना इंटेंस। मैंने यहां बल्ब जलाया तो बल्ब थोड़ी दूर तक लाइट दे रही है, लेकिन यहां पे मैं आंख रखूंगा तो बहुत ज्यादा जलन होगी, थोड़ी दूर कम होती जाएगी। मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा कहां पे? यहाँ पे और यहाँ पे, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे चार्ज होता तो दूसरे चार्ज पे पास में फोर्स ज्यादा लगता, दूर में और कम, और दूर में कम और कम, तो उस चार्ज का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, चार्ज का फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। क्या है? फोर्स अपॉन और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ये लिमिट तो छोड़ते जाना। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे और ध्यान रखो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और माइनस क्यू है तो यहाँ से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चार्ज की तरफ होगी, और यहाँ पे है तो बाहर की तरफ होगी, यहाँ पे अंदर की तरफ है। निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने कर लिया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये आपने देख लिया है। अब आपको क्या करना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगाया है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करेगा। वैसे ही सिर्फ क्या होगा, हमने यहाँ पे F1 F2 R स्क्वायर, तो E1 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos थीटा लगेगा। क्लियर है? तो अभी आप लोग यहाँ तक, फिर इसी के बाद एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप जानते हैं two equal and opposite charges separated by very small distance is what? Electric dipole. Two equal and opposite charges a small distance is electric dipole. उसी से एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों चार्ज में से एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन Q into 2A होता है। तो एक इसके बाद हम ये टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लेंगे, क्योंकि उसके अंदर 4-5 प्रॉपर्टी है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से कौन कौन स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू याद है? डाइपोल का एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पे उसकी वैल्यू। हाँ हाँ वही। ठीक है, चलो मैं भी बताता हूँ। अभी क्या करना कि अभी तक मैंने जितना बताया उसको पूरा पढ़ना और सबको लिखना है।
नहीं, पहले से बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ 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 राइट। Then this conservation of electric charge. That is charge neither created nor destroyed. हाँ Charge can only be transferred from one atom to another. चार्ज ओनली। Charge can only be transferred from one atom to another atom. It can neither be destroyed nor be created. ठीक है, चार्ज neither created nor destroyed. And who has given the name of the charge positive negative? Sir Benjamin Franklin. ठीक है, और चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? Quantization of charge. Charge is not spread in surroundings. Charge is found in small quantities. It was in our focus. पहले 10 टॉपिक है, आप दोबारा देखिए 10 टॉपिक दोबारा। नमन, कितने तक है कंफ्यूज? सर अभी पहले के तो आप अभी 7 से पहले 10 टॉपिक का टारगेट है अभी, पहले 10 टॉपिक। मेरे को नहीं रहा कि पता लगा। या पूरा 14 तक पूरा लिख लीजिए। हाँ वो Don't make the word makes the teaching again. सिस्टम ऑफ चार्ज में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, जब एक से ज्यादा चार्ज हो तब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फोर्स न्यूटन पर कूलम। क्या? न्यूटन पर कूलम।
फोर्स अपॉन चार्ज, याद रखना। चलिए अभी क्या करना, अभी टॉपिक को समझना है। अभी मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको समझ आ गया। आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चीज आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल सा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। और मैं बीच में पूछूंगा, इस हिसाब से मैं भी समझते समझते बीच में पूछूंगा, जवाब देना है, गलत नहीं जवाब देना। आपको टॉपिक में क्या करना है अभी, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होता है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक बाहर चार्ज है। क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो चार्ज, डाइपोल मतलब दो चार्ज, दोनों इक्वल बट एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो मैं डाइपोल की बात करता हूं, तो डाइपोल में ये +2 है और ये -2 है, ये डाइपोल बीच की डिस्टेंस चाहो तो आप मुझे ले लो, इस पॉइंट का नाम मुझे ए दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम। इसमें दो चीज निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। तो ये पॉइंट एक्सियल है और ये परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल है, और दोनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करना है। क्या करना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करना। ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है दोनों फोर्स निकालो, दोनों के बीच का एंगल चेक करो, वेक्टर का रूल लगाओ, R = a² b² AB cos थीटा लगाओ। फॉर्मूला लिखने को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आएंगे तो मेथड का पता हो। तो क्या होता है कि मैं अगर इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण, मान लो ये दोनों के बीच डिस्टेंस 2 है, तो बीच से आधा यहाँ पे ये हो गया हाफ, और ये भी ये हो गया, आपको मालूम है। बीच का पॉइंट लीजिए, यहाँ से R, यहाँ एक पॉइंट ले लो तो P, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे पॉइंट, R डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है, P है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो P हम लेंगे, तो इसका फॉर्मूला मुझे A की बाई डिस्टेंस स्क्वायर लिखा, A की बाई क्या लिखना होता है, डिस्टेंस स्क्वायर। तो EP मतलब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ऐसा तो EA मतलब या E प्लस मतलब प्लस के कारण निकाला। तो प्लस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी, प्लस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी, yes. नहीं होगी R कैसे होगी, R तो सेंटर से डिस्टेंस है। A प्लस R होगी, देखो R तो यहाँ तक है ना, और इसके आगे कितना है A, तो ये R प्लस की डिस्टेंस लेंगे, और माइनस Q से कितनी डिस्टेंस है, R माइनस ये माइनस हो जाएगा ना डिस्टेंस पूरे आगे। R तो यहाँ से यहाँ तक है, मुझे ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव ये वाला डिस्टेंस ये R प्लस है, और ये वाला पोर्शन R माइनस है, इतना पोर्शन R माइनस है। तो ये जो मैं पॉजिटिव के कारण लिखोगे, तो पॉजिटिव ये डिस्टेंस R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव बाहर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, मालूम है। फिर मैं अगर नेगेटिव चार्ज निकालूं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे माइनस लिखूंगा, क्या हो जाएगा, KQ अगेन डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा R माइनस A का होल स्क्वायर। नेगेटिव के कारण क्या बोले थे, डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, उसके कारण इधर अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला KQ R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे आप, तो KQ को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ वैल्यू आगे क्या होगी, ये तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, आता होगा ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी इसको आप लोग लिखिए,
और 2 बार प्रैक्टिस कीजिए एकदम तेजी से। चलो कुछ इस सब की वजह से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही देखने में इसकी वजह से? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। कैसे? आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ ध्यान दो। मैंने बताया था कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने तो कोई वेक्टर लगाया नहीं, डायरेक्ट बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैंने ऐसा बताया तो मैंने क्या कोई वेक्टर का रूल लगाया? नहीं लगाया, नहीं लगाया। तो सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया? सब्ट्रैक्शन ऐसे हो गया कि पहले अगर E1 है और दूसरा E2 है तो दोनों बीच एंगल कितना है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या है? 180। श्योर? क्या है 180? और cos 180 की वैल्यू कितना होता है? -1। तो पता है। तो अगर आपने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक क्रॉस वेक्टर के रूट के हिसाब से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos अगर 180 लगाते हैं तो cos 180 यहाँ -1 तो लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 देंगे। आपको पता है ना, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है तो क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। तो ये पोर्शन E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो फाइनली क्या आएगा? E1 माइनस E2। तो वेक्टर रूल लगा ना? तो ये तो मैं आपको ये समझा दिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी लगा। बट आप इतना मत कर, आप डायरेक्ट माइनस कर देना। अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन। वो वेक्टर के हिसाब से भी ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। क्लियर है? तब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए। हो गया? हो गया? हाँ हो गया। वेदांत? हाँ हाँ नमन हो गया। चलो ये भी नोट करना है क्या? तो यहाँ पे देखो वेदांत, यहाँ देखो क्या अगर इसके लिए है नमन, ये तो मालूम है तुम्हें, ये दोनों का होल स्क्वायर माइनस ये कर देंगे। ये क्यों बाहर है? आपको पता है, इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? टोटल 4 आ जाएगा। तो अगर आप मान लो यहाँ पे करते हैं तो ये r माइनस आ जाएगा, माइनस r प्लस आ जाएगा। कुछ छूट रहा है? ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए, इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में कैंसिल होके ये 4 आर ए बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है? q इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ 2a है, यहाँ डिस्टेंस 2a है ना, तो q इनटू 2a। तो इसमें से p की वैल्यू q इनटू 2a कर दूं तो 2 तो यहाँ से निकल जाएगा, इधर से 2a दो बार मिल जाएगा। तो बचेगा क्या है? यहाँ a q तो बचेगा, इधर 2r p बच जाएगा। आ जाएगा ना? ऐसे भी सोचो ना, p की वैल्यू अगर 2qa पुट करोगे तो पूरा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 2r इनटू 2qa, 4 qr आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला 2
के आर पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक और स्टेप इसमें छोटा सा बार बार किया है वो समझ लेना। यहाँ पे क्या करते हैं, आर इज मच ग्रेटर देन, ऐसा करते और ऐसा करके एक को हटा देते और एक को हटाते तो आर का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर R4 हो जाता है और R4 में से ये आर कैंसिल हो जाता है तो कितना बचेगा R3। पावर कम गया तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2kp/r। कितना 2kp/r। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल है फिर 2kp/r, 2kp/r3। और इक्वेटोरियल होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है इसका इक्वेटोरियल, इसका परपेंडिकुलर को। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो इसका हाफ आता है, उसका कितना आता है हाफ, तो वो आ जाएगा उसका फॉर्मूला kp/r3, kp/r3। फटाफट जल्दी करो। 17 नंबर जो पॉइंट है उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का एक्सियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। तो एक्सियल पे अभी अभी आपने क्या फॉर्मूला निकाला था 2kp/r3 और इस पे kp/r3, इसी का रेशियो उसमें 2 लिखा हुआ है। सिंपल है, 2 एक्सियल बाय इक्वेटोरियल 2। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में जो एक्सियल की वैल्यू है वो इक्वेटोरियल का डबल है, इक्वेटोरियल का डबल है, तो रेशियो 2 निकल के आया। आप पे पॉइंट देख रहे हैं, कंडीशन है L इज मच लेस देन R और R इज मच ग्रेटर देन L, तो ये। उसके बाद एक टर्म है, ध्यान से सुनना, ये जो डाइपोल होता है क्या होता है, ये डाइपोल, डाइपोल में फोर्स को समझो। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज रखते हैं, क्यू चार्ज रखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, समझो ये क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन ये क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से, ठीक है। तो आपका क्या है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो F इक्वल टू QE हो जाए। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें Q हो, उसमें Q रख देंगे तो फोर्स लगेगा QE। क्या लगेगा फोर्स, QE लगेगा, QE लगेगा। तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अगर नेगेटिव होगा तो मैं यहाँ F इक्वल टू चार्ज की जगह माइनस QE लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगेगा QE। कितना फोर्स लगेगा, QE। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक, किधर, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यहीं पे है जो डाइपोल है, क्या है डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक लंबा सा लगा दिया और यहाँ पे डाइपोल क्या रख दिया, डाइपोल। डाइपोल में तो दोनों चार्ज है, तो यहाँ पे ले लो प्लस Q और यहाँ पे ले लो माइनस Q। तो इस दोनों पे फोर्स लगेगा, पता है इस पे फोर्स लगेगा, इधर कितना फोर्स लगेगा QE, इस पे फोर्स फोर्स जीरो। अगर एक चीज पे ये दोनों चार्ज इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का तो जितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना आगे, उतना इतना उतना आगे, तो यूनिफॉर्म है ना, तो जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो। व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन दैट इज, नेट फोर्स ऑन दैट इज जीरो। याद रखेंगे, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब अगर कोई चीज पे दो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका चांसेस घूमने का है, क्या है, घूम सकता है। जैसे ये पेन नहीं भी घूम सकता, बट घूमने का चांस बनता है। एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया और एक इधर लगा, तो ये घूम सकता है। क्या हो सकता है, रोटेशन। तो जब घूमने का चीज है तो उसको बोलते हैं फिजिक्स में टर्निंग इफेक्ट। एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट बिकम्स टर्निंग इफेक्ट, देन देयर विल बी टॉर्क। व्हाट विल बी टॉर्क, क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। क्या होता है, तो एक चीज तो आपको नेट फोर्स क्वेश्चन पूछते हैं, नेट फोर्स क्यों जीरो, जीरो क्यों नहीं होगा, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो है, तो फिर आएगा टॉर्क।
तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा मान लो। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम ले लिया ए सी, और ये डिस्टेंस जो है तो जानते हो 2a हम लेते हैं हमेशा डाइपोल का डिस्टेंस, तो ये वाला पोर्शन 2a sin थीटा होता है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ 2a sin थीटा लगा देते हैं, तो ये q इनटू 2a sin थीटा लगाते हैं, फिर q इनटू 2a को तो p आप बोलते हैं बार बार, p डाइपोल में, तो इसको हम p sin थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e कर देते हैं, टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर टॉर्क में रोटेशनल इफेक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, क्या बनता है? तो यहाँ पे इसकी टॉर्क से पोटेंशियल एनर्जी का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस p डॉट e आता है, या आप इसको माइनस pe cos थीटा कर देते हैं, माइनस pe cos थीटा करते हैं। और इसकी और थोड़ी डिटेल में जाते हैं तो इसको पोटेंशियल एनर्जी का माइनस pe cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, मतलब थीटा 2 एंगल थे, हाँ वर्क डन है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, थीटा 1 से थीटा 2 में चला गया, तो cos थीटा 2 pe cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। टॉर्क pe sin थीटा हो गया, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है अगर जरूरत पड़ती है तो, और नेट फोर्स 0 हो गया, तो तीन टर्म हम ले लिया, टॉर्क को रखते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, नेट फोर्स 0, टॉर्क pe sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे तो p cos थीटा होता है, बट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो सकता है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो पूछता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, क्या वर्ड है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि नेट फोर्स 0, बट इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, नेट फोर्स तो 0 है, डिस्टर्ब किया, तो इक्विलिब्रियम को इसने दो पार्ट किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसको डिस्टर्ब करने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल जगह में आ जाएगा, तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो अपनी जगह पे नहीं आया, कोई और जगह चला गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं दोबारा करता हूं, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, अपनी जगह पे वापस आ गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके लिए थीटा 0, अगर थीटा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा घूम जाता है। तो ये भी टर्म आपको समझ लेना है। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे साथ साथ किया। तो ये हमने अभी तक 21 टॉपिक तक शायद हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ले लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। क्या होता है? यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। क्या होता है ये? पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। इसको phi इक्वल टू E डॉट ds करते हैं, वेक्टर E डॉट ds भी करते हैं phi को। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi जो है हमारे पास ds है, और ds cos थीटा भी करते हैं। इसको d5 करोगे तो इंटीग्रेशन कर दो। अगर ds है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्म होता है छोटा, इंटीग्रेशन करके पूरा ले लेते हैं, फिर पूरा हम इंटीग्रेशन करके ले सकते हैं। यूनिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो आपको याद है न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा यूनिट, सिंपल साइज का यूनिट हो सकता है। और ये बुक ने क्या किया है कि दाएं पे उस पे भी निकाल दिया। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, चार्ज का यूनिट। लेकिन सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। तो सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसका यूनिट न्यूटन का होता है डाइन मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की जगह स्टेट कूलम। तो बुक में ये भी लिखा हुआ है कि डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम। ठीक है, डाइन पर स्टेट कूलम। तो ये हमने अभी तक 23 टॉपिक तक लिया है। अब जरा तेजी से आप इसको कर लीजिए। चार्ज का देखो, वो तो हम करा देंगे, खत्म आपको करना है। देखो मैं तो खत्म कर, मतलब आपको लर्न कराना है ना। इसको आप 10 मिनट में 10-15 मिनट में आप लोग करके पूरा दिखाइए, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। कर देंगे 10 मिनट में पूरा लर्निंग का पार्ट, राइटिंग का पार्ट।
इलेक्ट्रिक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान से समझना है, एरिया वेक्टर डीएस जो है एरिया वेक्टर क्या है, इधर सभी को करते हैं, डीएस एरिया वेक्टर, डीएस क्या है एरिया वेक्टर। तो जो डीएस की जो डायरेक्शन, डीएस की जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जैसे कि मैंने अभी बोर्ड के ऊपर बात करा कि मैं पूछूंगा इस यहाँ पे ये जो सरफेस है इसकी एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है, तो बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू दिस, क्या होगा बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू दिस। लेकिन अगर इस यहाँ पे पूछे इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ध्यान रखना अगर ये एरिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, बट इस सरफेस की बात करेंगे तो इधर आ जाएगी। मेरा बॉडी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक प्लस बाहर की तरफ, इस टेबल की बात करें तो इलेक्ट्रिक प्लस ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमें ई डॉट डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव मालूम है ना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो गलती कहां से हो जाती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकलने में। मैंने पूछूंगा बोर्ड की डायरेक्शन क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक प्लस निकालो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जा रही है, तो पता है कि आप गलती कर सकते हैं, कहेंगे जी बोर्ड तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है। मैंने कहा ये पेन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक प्लस निकालो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अब बोर्ड भी तो इधर ही है, तो दोनों के बीच एंगल 0 है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, गलती है। बोर्ड प्लेन है, उसमें जो एरिया वेक्टर, जो डीएस वेक्टर मुझे चाहिए, उसकी डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन का परपेंडिकुलर हो। क्या होगा, बोर्ड के प्लेन का परपेंडिकुलर। तो बोर्ड है प्लेन, बट उसकी डायरेक्शन बोर्ड की डायरेक्शन नहीं है, उसका 90 डिग्री, मतलब इधर। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, पूछेंगे बोर्ड का इलेक्ट्रिक प्लस कितना है, तो थीटा 90 लगे, आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस साइन 180 0, कॉस 180 माइनस, साइन को चाहिए देना एडीएस कॉस थीटा, कॉस 180 देना है ना। हाँ टॉर्क में साइन 180 चलेगा, हाँ हाँ 0 होता है, हाँ इससे टॉर्क में नहीं, टॉर्क में थीटा एट रेंडम है ना, थीटा की वैल्यू अगर साइन 180 है तो टॉर्क 0 हो जाएगा, साइन 0 होगा तो भी टॉर्क नहीं। क्या नहीं होगा ना, 180 में किसने बोला रोटेट करेगा, 180 में रोटेट नहीं होगा, 0 पे भी रोटेट नहीं होगा। यहाँ बहुत सिंपल सा देखो, यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखो, ये इलेक्ट्रिक ये है, पेन है अभी ऐसे है, अभी दोनों फिट में थीटा है समथिंग, मैंने सीधा कर दिया, अब सीधा कर दिया तो थीटा इलेक्ट्रिक लिखा, इलेक्ट्रिक और टॉर्क ये डाइपोल है कि कुछ होगा इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन या तो इधर होगी, इधर जो भी होगी, कितना होगा 180 होगा या 0 होगा, मान लो 0 ही, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। जब कोई चीज पे फोर्स इधर और इधर लगेगा तो रोटेशन होने का मतलब नहीं, रोटेशन तो तब होगा जब थोड़ा टेढ़ा हो, तब ये इधर लगेगा तब इधर लगेगा, तो घूम के सीधा हो जाए। जब सीधा है तो ऑलरेडी आमने सामने फोर्स है, तो क्यों घूमेगा, घूमेगा तो जब इधर है, घूमने का चांस है, वो इसीलिए होता है अस्टेबल। ये स्टेबल है, थीटा 0 में स्टेबल है, क्यों, क्योंकि मान लो तुमने फोर्स लगा के इसको ऐसे भी कर दिया, तो ऐसे किया तो फोर्स इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, फिर वापस आ जाएगा, इधर करेगा फिर वापस आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स भी 0, आपने अभी देखो वो क्या होता है कि अगर ये घूम गया तो इस चीज पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इस पे हमेशा इधर लगा है, तुमने यहाँ किया तब पर भी इधर, यहाँ किया तब पर भी इधर, यहाँ किया तब पर भी इधर, और इस पे इधर। तो जब ऐसे खींचेंगे तो
तो अनस्टेबल है ना, अभी तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन जो ही आपने घुमा दिया इधर तब तो घूम जाएगा, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज कर गया ना, सो इट इज अनस्टेबल। लेकिन जब ऐसे आ जाएगा तो तुम घुमा दो तब पर भी सीधा हो जाएगा, टेढ़ा करो तब पर भी सीधा हो जाएगा, बट ऐसे होगा तो घुमाओ तो वापस आएगा, नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा ना, फिर पूरी रोटेशन मार देगा, सो इट इज अनस्टेबल। ठीक है, बट हमें क्या करना, इतने ये तो कंसेप्ट के लिए आपको बता दिया, डिस्कशन करने का जरूरत नहीं। थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 अनस्टेबल। y equilibrium, net force is 0, y stable, stable means after disturbing it regains its original position, unstable after disturbing it does not regain its original position, that's why it is unstable, but equilibrium net force 0। ठीक है, कंसेप्ट इतना की जरूरत है हमें।